नेक्स्ट आर्टिकल जिसकी आज हम स्टडी करेंगे विच इज डैम्प्ड ओसिलेशन। डैम्प्ड ओसिलेशन का मतलब है हमारे पास एक ऐसी वाइब्रेशन जिसके अंदर मज़ाहमत हो। द वाइब्रेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्ट फोर्स। इट मीन्स कि हमारे पास कोई भी वाइब्रेटरी मोशन है, कोई भी वाइब्रेटरी मोशन, अब ये जब वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस्ड हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, किसी भी कोई भी वजह हो सकती है रेजिस्टेंस की, मज़ाहमत की, इस मज़ाहमत की वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से ये वाइब्रेटरी मोशन जब पैदा होती है तो आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी, आहिस्ता आहिस्ता ये रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, टेंड्स टू स्टॉप, स्टॉप की तरफ जाती है। सो इस वाइब्रेटरी मोशन को विच इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डैम्प्ड ओसिलेशन। इसको हम डैम्प्ड ओसिलेशन का नाम देते हैं। According to textbook, vibratory motion of ideal system in the absence of any friction or resistance continues indefinitely under the action of a means अगर कोई भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन पैदा होती है इन द absence of friction or resistance, किसी भी मज़ाहमत के बगैर, यानी उसके अंदर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, then indefinitely under the action of a restoring force, कि जिस तरह हमने स्प्रिंग के अंदर जिक्र किया कि जब हम स्प्रिंग पर कोई भी फोर्स लगाकर उसको हम खींचते हैं और वो वापस अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस जाता है, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो इनडेफिनेट टाइम के अंदर जो है वो आगे पीछे बार बार वाइब्रेट करता रहेगा जब तक कि हम कोई बैरूनी कुव्वत, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको रोक नहीं लेते। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनेटली। इट मीन्स कि अगर हम कुदरती तौर पर या आम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो लाजमी तौर पर हमारे हर सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन मौजूद है विच रिटार्ड्स, रिटार्ड मीन्स कि वो मज़ाहमत करता है, इट मीन्स रेजिस्टेंस पैदा करता है, रेजिस्ट करता है मोशन को, सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनेटली, कि लामहदूद तक, यानी कि टाइमलेस तक कोई भी जो हमारे पास सिस्टम है, कोई भी जो बॉडी है वो वाइब्रेट नहीं कर सकती। The friction reduces the mechanical energy of the system as the time passes and motion is said to be damped. It means कि जो वक्त गुजरता चला जाता है तो जो फ्रिक्शन है वो मोशन की जो मैकेनिकल एनर्जी है, इट मीन्स वो एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन विच इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। और ये क्यों कम हो रही है? क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन है। और इस मोशन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास डैम्प्ड मोशन है। डैम्प्ड मोशन मींस द मोशन इन विच द रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रेजेंट। एक ऐसी मोशन जिसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद थी, उस मोशन को हम डैम्प्ड मोशन का नाम देंगे। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मोशन एज शोन इन द फिगर। कि ये जो रेजिस्टेंस है ये आहिस्ता आहिस्ता उसके एम्पलीट्यूड को, उसके एम्पलीट्यूड मींस जो डिस्टेंस पैदा होता है, जिस तरह यहां पर हम देखें कि ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है और ये हमारे पास उसकी वेव्स है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ये जो उसका एम्पलीट्यूड है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जिस तरह के हमने स्प्रिंग के अंदर देखा था कि अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो ये एक बॉडी ऑफ मास m है। जब हम इसको खींचकर यहां तक लेकर जाते हैं, उसके ऊपर हम फोर्स लगाकर इसको यहां तक लेकर जाते हैं, तो ये उसके बाद अपने मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है और फिर यहां पर आता है जो कि उसकी कंप्रेस फॉर्म है, और ये इसी तरह आगे पीछे मूव करता है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये उसका एम्पलीट्यूड है। अब आस्ता आस्ता जब इसकी मूवमेंट है, यानी अब लेट करें कि पहले वो इस पॉइंट पर था, फिर वो यहां से गया, यहां आया, फिर वापस आया, लेकिन फिर वो वापस इस पॉइंट पर नहीं आएगा बल्कि वो इस पॉइंट पर आएगा, फिर वापस को जाएगा। ये जो एम्पलीट्यूड है वो आस्ता आस्ता क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। सेम लाइक एज अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम देखें तो यहां तक ये उसका एज ए एम्पलीट्यूड है। अब ये जो एम्पलीट्यूड है वो आस्ता आस्ता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी ये एम्पलीट्यूड उसका कम होता जाएगा, यहां से फिर यहां से फिर यहां से, और इसी तरह इसके क्रस्ट और तरफ भी आस्ता आस्ता कम होते चले जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द रीजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम नाम देंगे डैम्प्ड मोशन का, कि ये उसकी डैम्प्ड मोशन है, ये इसकी डैम्पिंग है, उसकी रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसकी जो वाइब्रेशन है या इसकी जो ऑसिलेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती चली जा रही है। शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन।
A shock observer consists of a piston moving through a liquid such as oil. According to textbook, जो शॉक ऑब्जर्वर है वो बयान कर रहा है कि वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डैम्प्ड मोशन की, और शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड, कि एक शॉक ऑब्जर्वर जो है उसके अंदर पिस्टन होता है और इस पिस्टन जो मूवमेंट होती है वो उसकी लिक्विड की वजह से होती है। अब अगर आप अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम देखें या आप इस डायग्राम के मुताबिक देखें तो ये हमारे पास एक ऑटोमोबाइल के अंदर इस्तेमाल होने वाला शॉक ऑब्जर्वर है। इस शॉक ऑब्जर्वर के अंदर ये वाला हिस्सा जो है वो पिस्टन होता है और इस पिस्टन के अंदर ऑयल होता है, और इस शॉक ऑब्जर्वर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कार की बॉडी के साथ अटैच होता है, और इस शॉक ऑब्जर्वर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो कार के एक्सल के साथ अटैच होता है। ये नीचे वाला हिस्सा उसके एक्सल के साथ अटैच होता है, ये एक्सल के साथ। देन फिर आप बुक की तरफ देखें। अब टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दी गई है उसके मुताबिक जो शॉक ऑब्जर्वर है यहां पर देखें तो उसने बयान किया कि ये जो इसका फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट है इज अटैच टू अ कार फ्रेम, और जो नीचे वाला पार्ट है इज अटैच टू अ कार एक्सल, और ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसके अंदर एक अंदर हमारे पास पिस्टन होता है, और ये जो पिस्टन है ये मूवेबल होता है, यानी ये ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है ताकि कोई भी अगर जंप आए तो ये उसको बर्दाश्त कर सके, और इस पिस्टन के अंदर ऑयल मौजूद होता है। देन नेक्स्ट देखें, द अपर पार्ट of a shock observer is firmly attached to a body of car. When the car travel over a jump on the road, the car may vibrate violently. It means जो shock observer का जो ऊपर वाला हिस्सा है is firmly attached to a body of the car, कि वो कार के ऊपर वाले हिस्से से मजबूती के साथ जुड़ा होता है। And when the car travel over a jump, अगर कोई ये कार रोड के ऊपर जंप पर ट्रेवल करे तो हो सकता है कि वो बहुत शदीद तरीन वाइब्रेट करे, वाइब्रेट वायलेंटली, बट द शॉक ऑब्जर्वर डैम्प दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ ऑयल। इट मींस कि जो शॉक ऑब्जर्वर है वो इस वाइब्रेशन को डैम्प करते हैं। डैम्प मींस कि इस वाइब्रेशन को रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। रेजिस्टेंस के अंदर कैसे? रेजिस्टेंस में आप देखें कि ये पिस्टन है और ये उसका अपर बॉडी है। अब ये जो पिस्टन है ये इसके अंदर मूव करेगा, अगर ये अंदर मूव करेगा तो इसके अंदर क्या पैदा होगा? फ्रिक्शन पैदा होगी, रेजिस्टेंस पैदा होगी। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो डैम्प है, ये अपनी एनर्जी को आगे कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी में, जो ऑयल की है, दैट्स ऑयल दैट इज प्रेजेंट इन द पिस्टन, जिसकी वजह से कार को झटका या वाइब्रेट कम होगी और हम स्मूथली कार को जंप के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। सो डैम्प्ड ऑसिलेशन की हमारे पास डेफिनेशन है, the oscillation of a system in the presence of some resistive force। कोई भी वो वाइब्रेशन जो एक सिस्टम के अंदर उसकी रेजिस्टेंस के साथ मौजूद हो तो उस वाइब्रेशन को या उस ओसिलेशन को हम कहेंगे कि वो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास वेव मोशन। वेव प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट इज बिकॉज the waves are carrier of energy and information over large distances। it means कि वेव जो है एक तो वो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा सोर्स है to carry the energy from one place to another and also to carry the information from one place to another in the form of, like as example, radio waves, television waves, sound waves। these are examples of the carriers of informative waves from one place to another। so हम कह सकते हैं कि वेव जो है उनका हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार है। वेव रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स। अगर तो वेव पैदा करनी है तो वेव पैदा करने के लिए कोई भी सोर्स का होना बहुत जरूरी है। बेसिकली वेव पैदा कैसे होती है? वेव पैदा होती है वाइब्रेटिंग ऑफ अ मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर अगर हम वाइब्रेट पैदा करें या उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करें तो फिर वेव पैदा होती है, लेकिन उस वाइब्रेशन को पैदा करने के लिए उसके अंदर हमारे पास सोर्स का होना बहुत जरूरी है। सो विच इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ वेव, कि ये हमारे पास एक कंपल्सरी पार्ट है टू प्रोड्यूस द वेव, कि हमारे पास कोई ना कोई एक सोर्स, एक जरिया होना चाहिए जिसके जरिए हम वेव्स को पैदा कर सकें। Here we demonstrate the production and propagation of different waves with the help of vibratory motion of object।
वो यहां पर ये कह रहा है कि अगर हमने कोई भी एक वेव को पैदा करना है, प्रोडक्शन या प्रोपागेशन, प्रोपागेशन मीन्स उसकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ वेव या ट्रांसफर्स ऑफ वेव, आप सिंपल ये कह सकते हैं कि उसकी एक जगह से दूसरी जगह में, वन प्लेस टू अनदर जो वेव ट्रांसफर करती है, उसको हम नाम देते हैं कि दैट इज द प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो इस प्रोपागेशन ऑफ वेव्स के लिए और उसकी प्रोडक्शन के लिए हम एक वाइब्रेटरी मोशन ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसकी दो एक्टिविटीज हैं, उनको स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डिप वन एंड ऑफ अ पेंसिल इन अ टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। कि ये हमारे पास एक पानी का टब है और इस टब के अंदर ये जो पेंसिल है, हम इसको बार बार नीचे और ऊपर बार बार हम इस पानी के अंदर इसको करते हैं। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूस वाटर वेव विच मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। और ये जो हम पेंसिल इसके अंदर बार बार जो ऊपर नीचे कर रहे थे, उसकी वजह से ये इसके अंदर रिपल्स पैदा हो रही, ये रिपल्स हैं यानी वाटर वेव्स, कि ये उसके अंदर रिपल्स पैदा हो रही है। और ये जो रिपल्स हैं ये अपने इस सोर्स यानी पेंसिल से दूर होती जाएंगी, ठीक है। वो यहां पर ये कह रहा है एंड द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूस वाटर वेव विच मूव अवे, कि वो दूर होती जाएंगी फ्रॉम द सोर्स, अपने सोर्स से यानी कि पेंसिल से। When the wave reach a small piece of cork floating near the disturbance, it moves up and down about its original position, while the wave will travel outward. अब वो यहाँ ये कह रहा है कि आप फर्ज करें कि हमने ये एक कॉर्क रखा हुआ, कॉर्क मीन्स आप कोई भी एक बोतल का ढक्कन है, यहाँ पर ये एक पेंसिल थी जो हम इसको बार बार ऊपर नीचे कर रहे थे, और इसके कुछ फासले पर यहाँ पर हमने एक कॉर्क रखा हुआ। अब क्या होता है कि जब हम इसको पेंसिल को बार बार नीचे और ऊपर करेंगे तो इसके अंदर इस रिपल फॉर्म के अंदर में वेव पैदा होगी, जो इस अपने सोर्स है, ये उसका सोर्स है, ये उसका क्या है, सोर्स है, जिसकी वजह से ये जो वेव्स है वो पानी के अंदर पैदा हो रही है। अब ये जो वेव पानी के अंदर पैदा हो रही है, ये अपने सोर्स से आगे की तरफ ट्रांसफर होती जाएंगी, इट मीन दूर होती जाएंगी। और अब लेट करें कि ये जो रिपल्स हैं, ये जो वेव्स हैं, ये इस कार्क तक पहुंचती हैं। जब कार्क तक पहुंचेगी तो कार्क इनके साथ आगे नहीं जाएगा, बल्कि कार्क इनके इस अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा, लेकिन अपनी मेन पोजीशन के ऊपर और नीचे बार बार अपनी पोजीशन को दोहराएगा। इट मीन वर्टिकली तौर पर बार बार ऊपर नीचे होता जाएगा। ये कार्क अपनी इसी पोजीशन के ऊपर भी जाएगा और इसी पोजीशन के नीचे भी आएगा, जबकि ये जो वेव्स हैं ये कार्क से भी आगे गुजर जाएंगी और इस सरफेस के जो एंड, हमारे पास जो टैंक है वाटर टैंक, उसका जो एंड हमारे पास सरफेस है, उसके साथ जाकर टकरा जाएंगे। The net displacement of the cork is zero. The cork repeats its vibratory motion about its mean position. कि ये जो कार्क है ये अपनी जगह के ऊपर और नीचे बार बार अपनी हरकत को दोहराएगा। ये उसकी, अब लेट करें कि उसकी मेन पोजीशन है, और इस मेन पोजीशन के ऊपर और नीचे बार बार अपनी हरकत को दोहराएगा, जिसकी वजह से उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। ये ना तो इससे ज्यादा को बाहर को निकलेगा, ना इससे ज्यादा को बाहर को निकलेगा, बल्कि अपनी ही जगह के बार बार अपनी पोजीशन को ऑसिलेट करता जाएगा, वाइब्रेट करता जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास इज इक्वल टू जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड एक्टिविटी, टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। अब वो ये कहना चाह रहा है कि आप एक रोप लें, जिस तरह ये एक रोप है, आप एक रोप लें और इसके एक हिस्से पर, इसके एक पॉइंट पर आप पी का एक उसको हाईलाइट कर दें, उसको कोई कलर दे दें, कुछ भी आप करें, और ताकि वो यहां पर एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि रोप के ऊपर ये एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया पी का। टाई वन एंड ऑफ द रोप विद द स्पोर्ट एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हॉन्ट। इट मीन्स कि इस, ये जो हमारे पास रोप है, जो रस्सी है, ये एक हमारे पास स्पोर्ट है, और इस रस्सी का एक सिरा आप यहां पर बांध दें और दूसरा सिरा आप अपने हाथ में मजबूती के साथ पकड़ लें।
Now flipping the rope up and down regularly will set up wave in the rope which will travel toward the fixed end. अब आपने इसको फ्लिप करना, इट मीन्स रस्सी को ऊपर नीचे लहराना है, हरकत देनी है मसलसल रेगुलरली. विल सेट अप अ वेव इन द रोप, जिसकी वजह से इस रस्सी के अंदर एक वेव पैदा होगी जो इस फॉर्म में होगी, और ये उसकी मेन पोजीशन है. और इस फॉर्म के अंदर इस रोप के अंदर वेव पैदा होगी, जिसका जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है, जो इसकी जो मूवमेंट ऑफ वेव है, वो किस तरफ होगी? उसके फिक्स सिरे की तरफ. इसकी जो मूवमेंट है वो उसके फिक्स सिरे की तरफ होगी, क्योंकि यहां से हम इसको फोर्स लगा रहे हैं और जहां पर इसके अंदर जो है वो वेव पैदा हो रही है, और इसकी जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है, जो ट्रांसफर ऑफ वेव है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो हैंड से फिक्स सिरे की तरफ होगी. The point P on the rope will start vibrating up and down as the wave passes across it. अब जो ही जो वेव पॉइंट P पर आएंगी तो हमें ऐसे लगेगा, हालांकि जो वेव की जो मूवमेंट है वो हैंड से फिक्स सिरे की तरफ है, लेकिन पॉइंट P पर जब ये वेव पहुंचेगी तो हमें ऐसे लगेगा कि पॉइंट P अपनी जगह के ऊपर और नीचे मूव कर रहा है. यानी पॉइंट P ना तो आगे जा गया है और ना ही ये पॉइंट P पीछे की तरफ आया है, बल्कि ये अपने ही जगह पर रहते हुए ऊपर और नीचे को मूव करेगा अपनी मेन पोजीशन के मुताबिक. द मोशन ऑफ P विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव. इट मीन्स कि अगर हम देखें कि ये जो पॉइंट P है उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब अब देखें कि हमारे पास जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेव है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो हैंड से फिक्स सिरे की तरफ यानी हॉरिजॉन्टल है. लेकिन इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है ये अपने ही जगह पर एक बार ऊपर को जाएगा और एक बार नीचे को आएगा, और हमें ये लगेगा कि ये पॉइंट अपनी जगह के ऊपर और नीचे बार बार हरकत को दोहरा रहा है, जिसकी वजह से ये जो वेव की जो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है उसके ये जो डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P है वो हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, कि ये हमारे पास यहां पर एज ए 90 का एंगल बनाते हुए डायरेक्शन कर रहा है. अब अगर आप डायग्राम के मुताबिक भी देखें तो ये पॉइंट अपनी ही जगह पर है और ये या तो ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, लेकिन इस रोप की वेव के हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. सो यहां तक ये हमारे पास सेकंड एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट आगे है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ वेव. अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम व्हिच causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time. इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आपको यहां पर याद है एक एग्जांपल के तौर पर एक वेव को समझाता हूं. अब देखें कि हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का जिक्र हुआ है. इट मींस कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ये प्रोपगेशन ऑफ वेव हो रही है, यानी ये एक वेव जो है ये अपने इक्वल टाइम के अंदर कवर करेगी. इसी तरह इससे अगला नेक्स्ट वेव भी उसी उतने ही टाइम में कवर करेगी जितने इस टाइम में कवर किया. फिर नेक्स्ट जो अगली वेव है वो भी उतने ही टाइम के अंदर अपना डिस्टेंस कवर करेगी जितना कि उसने प्रीवियस टाइम में किया. सो वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, कि कोई भी एक मीडियम है, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर एक तो वाटर को लिया एंड सेकंड हमने रोप को लिया. तो कोई भी हमारे पास एग्जांपल है, कोई भी मीडियम है हमारे पास, उस मीडियम के अंदर जब डिस्टर्बेंस पैदा होती है विच causes द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जिसकी वजह से उस मीडियम के जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं. टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, कि उस पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है, या वो बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन की सूरत में वो अपनी प्रोपागेशन ऑफ वेव्स करेंगे, यानी वेव्स को पैदा होंगी जो कि एक सिरे से एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाएंगे. अबाउट देयर मीन पोजीशन, कि अपनी मेन पोजीशन के, जिस तरह मैंने अभी ये एक लाइन बनाई और ये वेव्स पैदा हो रही हैं, और ये जो लाइन है जो दरमियान में, इसको हम क्या कहेंगे कि ये उसकी मेन पोजीशन है, कि जितनी वेव्स ऊपर पैदा हो रही है अपनी उतनी ही नीचे, जितना एम्पलीट्यूड ऊपर है उतना ही नीचे होगा, जितना हमारे पास क्रस्ट है उतना ही ट्रफ होगा. तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ऊपर नीचे या आगे पीछे अपनी मूवमेंट को बार बार जो दोहराएंगे, या जो एक ही बार बेशक क्यों ना दोहराए, तो वो जो डिस्टर्बेंस जो मीडियम में पैदा होने की वजह से जो हमारे पास इसकी मूवमेंट पैदा होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के बराबर वक्फों में. अब मैंने बराबर आपको बता दिया कि एक वेव जहां से जहां तक जाती है वो एक वन, हमारे पास आप लेट कर लें कि 1 सेकंड है, तो यहां से यहां तक जो दूसरी वेव गई तो वो भी हमारे पास 1 सेकंड के अंदर ही जाएगी.
तो यहां से यहां तक जो तीसरी वेव गई वो भी 1 सेकंड के अंदर ही जाएगी। तो ये उसका मतलब है कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के बराबर वक्फों में हमारे पास ट्रांसफर ऑफ वेव्स होंगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हिच कॉजेस द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, जो मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होगी। यहां तक हमारे पास वेव मोशन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव, कि वेव की सिंपल दो कैटेगरी, दो इकसाम, दो टाइप्स हैं, जिनके मुताबिक एक है हमारे पास मैकेनिकल वेव एंड सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव, द वेव व्हिच रिक्वायर एनी मीडियम फ्रॉम देयर फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। कि ऐसी वेव जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए यानी अपने ट्रांसफर के लिए या वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने के लिए किसी मीडियम की, किसी जरिए की जरूरत है। कोई भी ऐसा जरिया, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने जिक्र किया वाटर है या रोप है या स्ट्रिंग है, या हम कह लें कि एयर पार्टिकल्स जो कि आमतौर पर साउंड वेव की सूरत में पैदा होती हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास कोई भी एक जरिया चाहिए किसी भी वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उन वेव को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव। जिसमें आप एग्जांपल ले लें, मैकेनिकल वेव आर वाटर वेव, साउंड वेव एंड वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। देन नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास कौन सी हैं? द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई भी हमारे पास जरिए की जरूरत नहीं है, कोई भी हमारे पास उसको अब कह लें कि जिस तरह वाटर के अंदर वाटर वेव्स या रिपल को पैदा करने के लिए वाटर की जरूरत होती थी, या आवाज के लिए हमें हवा का होना यानी एयर पार्टिकल्स का होना बहुत जरूरी है। अब वैक्यूम के अंदर अगर बात करेंगे तो जिस तरह हम कह सकते हैं कि खला में जाकर अगर हम बात करें तो वहां पर आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती, आवाज ट्रेवल नहीं करती, ड्यू टू रीजन ऑफ दैट देयर इज नो एयर पार्टिकल्स इन वैक्यूम। सो दैट जो भी वेव्स जिनको ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत हो वो मैकेनिकल है। लेकिन अगर मीडियम की जरूरत ना हो, अगर मीडियम की जरूरत ना हो फॉर देयर प्रोपगेशन, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसके वन प्लेस से अनदर प्लेस मूवमेंट के लिए, तो लिहाजा उन वेव को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव, टेलीविजन वेव, एक्स रेज, हीट, लाइट आर सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आप देखें कि जो टेलीविजन है, हम अपने घर में बैठे टेलीविजन देख रहे होते हैं, इंटरनेट के जरिए देख रहे होते हैं। इसी तरह हम अपनी बॉडी का जो एक्सरे कराते हैं, या आग, हीट कहीं दूर पर लगी हो और हमें फिर भी हीट पहुंच रही हो, तो लिहाजा उसके लिए भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। लाइट जिस तरह के ये हमारे पास एज ए सन के तौर पर है और ये हमारे पास एज ए अर्थ के तौर पर है, और सन की जो लाइट है, सन की जो रोशनी है वो अर्थ तक आ रही होती है, या उसकी हीट भी अर्थ तक आ रही होती है। तो लिहाजा दरमियान में कोई भी हमारे पास मीडियम नहीं है, कोई भी हमारे पास ऐसा जरिया नहीं है जो सन से अर्थ तक इन लाइट को या इस हीट को लेकर आए। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है सम एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है जी, यहां तक हमारे पास मोशन ऑफ वेव्स आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स है, कि मैकेनिकल वेव के आगे कितनी किस्में हैं, देन उनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर